नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली वायरलेस मल्टीपाथ चैनल मॉडल्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि वायरलेस मल्टीपाथ चैनल बेसिकली किस तरह से दिखता है। वायरलेस मल्टीपाथ चैनल मॉडल के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वायरलेस चैनल मल्टीपाथ चैनल मॉडल जो हमने एज्यूम किया था वो टाइम वेरिंग चैनल मल्टीपाथ मॉडल है। बेसिकली टाइम की वजह से वो वेरिएशन आती है उसमें, इसलिए हम इसे टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल कहते हैं। और इसमें किस तरह से हम इसे मॉडल कर सकते हैं एन रिजॉल्वेबल मल्टीपाथ से। और उसके अलावा हर एक मल्टीपाथ का एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है, डिफरेंट डिले होता है और डिफरेंट फेज होता है। इसके बदौलत हमने एक वायरलेस मल्टीपाथ चैनल की मॉडलिंग की और हमने इसमें डॉपलर का इम्पैक्ट भी समझा कि बेसिकली अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में या तो ऑब्स्टिकल्स के बीच में ट्रांसमीटर, तो उसकी वजह से डॉपलर का इम्पैक्ट आता है। और डॉपलर को हमने समझा कि हम इसे आसानी से v/λ cos थीटा की मदद से मॉडल कर सकते हैं। और इसकी वजह से एक एपरेंट चेंज आता है रिसीवर फ्रिक्वेंसी में जो डिपेंडेंट होता है v पे, λ पे और एंगल बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर और ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो हमने पढ़ा था कि बेसिकली स्लो फ्लैट फेडिंग चैनल में किस तरह से आप, खासकर रेलिक फेडिंग चैनल में किस तरह से मॉड्यूलेशन के परफॉर्मेंस को आप डिराइव कर सकते हो। और हमने देखा था खासकर जब बीटा के डिस्ट्रीब्यूशन रेलिक है, अगर मैं जनरलाइज चैनल मॉडल की बात करूँ तो हमने पढ़ा था कि बेसिकली अगर R ऑफ टी आपका रिसीव्ड सिग्नल है और H ऑफ टी, U ऑफ टी प्लस N ऑफ टी कुछ वेरिएबल में चेंजेस आ सकते हैं, तो ये इस तरह से जनरल मॉडल था। और N ऑफ टी जो AWGN नॉइस था, H ऑफ टी जो ये चैनल था जिसके बारे में हमने विस्तार में लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स, U ऑफ टी जो TX था और R ऑफ टी जो RX है। और हमने ये पढ़ा था कि चैनल को बेसिकली हम बीटा e⁻j थीटा के मामले में से लिख सकते हैं। और बीटा को अगर हमने रेले का एज्यूम किया और थीटा इस केस में मॉड्यूलेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन किया था खासकर स्लो फ्लैट फेडिंग चैनल में। और हमने देखा था कि जो परफॉर्मेंस है वो लीनियरली डिक्रीज होती है खासकर स्लो फ्लैट फेडिंग रेलिक फेडिंग में, और AWGN केस में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो हमने ये देखा था कि रेलिक फेडिंग खासकर आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी डिग्रेडेशन ले आता है एज कम्पेयर टू AWGN चैनल। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और हमने देखा था ये 6G सिस्टम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम 6G सिस्टम में कोई अगर मैसिव माइमो का प्रयोग करें या एरर करेक्शन कोड्स का प्रयोग करें तो किस तरह से हम ये गैप को कम कर सकें, मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके या पावरफुल एरर करेक्शन का कोड्स का प्रयोग करके किस तरह से हम ये गैप को कम कर सकते हैं फीडिंग और AWGN के बीच का गैप। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद हमने शैनन कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि शैनन कैपेसिटी का किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है और खासकर वो किस तरह से थ्योरेटिकल लिमिट सेट कर देता है एक चैनल के माध्यम से आप कितना नंबर ऑफ बिट्स एक समय पे भेज सकते हो। अगर आपने उससे ज़्यादा बिट्स पर सेकंड भेजने का प्रयत्न किया तो आप एरर फ्री ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हो। तो ये सब बेसिकली हमने एक सॉर्ट ऑफ रिविजन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सेलुलर स्टैंडर्ड से, किस तरह से सेलुलर स्टैंडर्ड्स और वाईफाई स्टैंडर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ 1G से 5G तक, और खासकर सेलुलर स्टैंडर्ड में, और वाईफाई स्टैंडर्ड में वाईफाई 1 से वाईफाई 6 तक। तो ये सब हम आज के लेक्चर में संक्षेप में पढ़ेंगे। तो अगर मैंने संक्षेप में बताऊं तो जैसे आपका अगर देखोगे वाईफाई के केस में तो पहला जो स्टैंडर्ड आया था 802.11b, उसके बाद A और G आए थे। तो पहले B का सो ये डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे बेस था और ये 1997-1999 के आसपास आया था। उसके बाद आया 802.11ag जो OFDM मॉड्यूलेशन ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे बेस था। ये काफ़ी पावरफुल मॉड्यूलेशन स्कीम है और इसके बारे में विस्तार में हमने एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन भी पढ़ा, जहां हमने OFDM को काफ़ी डिटेल में समझा है। और उसके अलावा हमने देखा बेसिकली उसके बाद जो स्टैंडर्ड आया 802.11n, उसका बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन जो माइमो कॉन्फ़िगरेशन भी था 4x4, वो 2009 के आसपास आया था और इसमें डेटा रेट अराउंड 600 मेगाबिट्स के आसपास मिलती थी, क्योंकि इसमें माइमो कॉन्फ़िगरेशन भी था और हायर बिट्स पर सिंबल क्वैम का प्रयोग भी हुआ था।
उसके बाद आया मल्टी यूज़र माइमो बेस्ड वाईफाई स्टैंडर्ड 802.11ac, और खासकर आजकल के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स जनरली इस स्टैंडर्ड का ही प्रयोग करते हैं, 802.11ac। जो भी आजकल वाईफाई राउटर्स आप जनरली देखते हो तो जनरली 802.11ac का ही होता है। और ये 2013 में इसमें मल्टी यूज़र माइमो की कैपेबिलिटी थी। आप 8x8 साइमल्टेनियसली मैक्सिमम 8 यूजर्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं, और इसका डेटा रेट अराउंड 7 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक आप जा सकते थे। और इसमें आप देखोगे बैंडविड्थ में काफ़ी इजाफा हुआ था, 80 to 160 मेगाहर्ट्ज़ तक आप बैंडविड्थ एक यूज़र को आप प्रदान कर सकते हो बाय चैनल बॉन्डिंग, 20 के नंबर ऑफ लेयर्स को एग्रीगेट करके। उसके बाद आया OFDMA, और उसमें जो मल्टीपल एक्सेस स्कीम है उसमें 802.11ax, जिसे हम वाईफाई 6 के नाम से जानते हैं, इसमें 802.11ax का स्टैंडर्ड है ये। और आजकल के जो रीसेंट लैपटॉप्स है, मैक की अगर मैं बात करूँ, आईफोन की बात करूँ, जनरली उसमें 802.11ax का ही प्रयोग होता है। और ये 2019 में आया था, और इसकी बैंडविड्थ अगर आप देखोगे 20, 40, 80, 160 मेगाहर्ट्ज़ तक है। और इसमें भी डेटा रेट में काफ़ी इजाफा हुआ था, 9.6 गीगाबिट्स पर सेकेंड, क्योंकि इसे पावरफुल एरर करेक्शन कोड्स और हायर ऑर्डर क्वैम का भी प्रयोग हुआ था। तो आप एवोल्यूशन देखोगे वाईफाई का, तो वाईफाई 1 से लेके वाईफाई 6 तक काफ़ी चेंजेस आए हैं वाईफाई में, स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम जो 1997 1999 के पास आया था, और आजकल के जो स्टैंडर्ड है जिसे हम वाईफाई 6 802.11ax के नाम से जानते हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस आए और डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है लास्ट के कुछ 20 सालों में। तो अगर और आजकल के वाईफाई स्टैंडर्ड में आप देखोगे और एडिशनल फैसिलिटीज़ भी आती है, जैसे 8x8 माइमो, इसकी वजह से आप साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को आप सपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आगे जाके आप देखोगे 802.11be आने वाला है, जो बेसिकली 4096 क्वैम को सपोर्ट कर सकता है, यानी 12 बिट्स पर सिंबल के आसपास ये सपोर्ट कर सकता है। और इसमें बैंडविड्थ आप एटलीस्ट 320 मेगाहर्ट्ज़ तक आप एग्रीगेट कर सकते हो, और एक्सट्रीमली हायर थ्रूपुट आपको ये प्रदान करेगा। अभी ये स्टिल पाइपलाइन में है, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन अभी स्टिल चल रही है, तो एंड 2024 के एंड में या स्टार्टिंग 2025 में इसके हम फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स देखेंगे, फर्स्ट सेट ऑफ डिप्लॉयमेंट हम देखेंगे। और इसमें 16x16 मल्टी यूजर माइमो का प्रावधान है, तो बेसिकली आप साइमल्टेनियसली 16 यूजर्स को आप सपोर्ट कर सकते हो इस केस में। और इसमें मल्टी लिंक ऑपरेशन का भी प्रावधान है, तो बेसिकली आप मल्टी लिंक ऑपरेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि आप मल्टीपल बैंड्स को भी एग्रीगेट कर सकते हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ या 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स को। उसके अलावा आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को भी एक साथ कोऑर्डिनेट करके आप डेटा रेट में वृद्धि ला सकते हो। तो इसमें मल्टी लिंक ऑपरेशन का इंपॉर्टेंट फीचर आने वाला है। जिसे मैंने कहा वो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ या 6 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड्स जो है उन्हें एग्रीगेट कर सकते हो। किसी में आप कंट्रोल डेटा भेज सकते हो, किसी में आप एक्चुअल डेटा भेज सकते हो, या डेटा भी आप तीनों में भेज सकते हो। तो ये भी एक इसकी वजह से आपके यूजर डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा जो आप एक्सेस पॉइंट है, जो डिफरेंट एक्सेस पॉइंट है, उन्हें भी आप उनके बीच में भी आप कोऑर्डिनेशन करके तो इंटरफ्रेंस को मिनिमाइज भी कर सकते हो और कोऑर्डिनेट करके डेटा रेट में भी वृद्धि ला सकते हो। तो ये एडिशनल फीचर्स आपको 802.11b वाईफाई 7 जिसे हम कहेंगे उसी स्टैंडर्ड में दिखेगा। इसे हम जनरली वाईफाई 7 के नाम से जानेंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स के बारे में हम संक्षेप में और आगे जाके भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे वाईफाई का एवोल्यूशन कैसे हुआ है 802.11b से और आगे जाके 802.11be। उसके अलावा हम थोड़े व्हीकुलर स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हीकुलर स्टैंडर्ड जो खासकर IEEE 802.11p और खास आजकल के जो 802.11bd जिसे हम वाईफाई स्टैंडर्ड और DSRC स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी संक्षेप में हम आगे जाके और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम सेलुलर की अगर बात करूँ, सेलुलर मैं यहाँ 2G से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड भी था, उसके बारे में भी आगे जाकर थोड़े संक्षेप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन जो था वो GSM था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसमें 2 एडिशन हुए थे, GPRS और एज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और एनहांस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन। इसकी वजह से GSM के डेटा रेट्स में वृद्धि आ गई थी। इसकी बैंडविड्थ अराउंड 270 किलोहर्ट्ज़ थी, उसका डेटा रेट आपको 236 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास मिल जाता था। खासकर एच सिस्टम में आपको 236 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास आपको मिल जाता था। उसके बाद 3G का एवोल्यूशन हुआ। 3G बेसिकली वाइड बैंड CDMA में बेस्ड था और ये हाई स्पीड पैकेट एक्सेस की बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज़ थी और ये 7.68 मेगाबिट्स पर सेकंड के आसपास आपको प्रदान कर जाता था। और इसमें बेसिकली उस समय GPS और डोंगल वगैरह का काफ़ी प्रयोग होता था ताकि आपको हाई डेटा रेट मिल सके लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे। उसके बाद आया LTE जिसे हम कभी कभी 3.5G के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ थी, डेटा रेट आपको 300 मेगाबिट्स पर सेकंड
डाउनलिंक के लिए इसमें 4x4 माइमो का भी सपोर्ट था और अपलिंक के लिए 75 मेगाबिट्स पर सेकंड तक आपको मिल सकता था। उसके बाद आता है LTE जिसे हम ट्रू 4G स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके और विस्तार में पढ़ेंगे। ट्रू 4G, इसमें जो बैंडविड्थ था वो 3 गीगाबिट्स पर सेकंड डाउनलिंक में और अपलिंक में 1.5 मेगाबिट्स अपलिंक में बेसिकली गीगाबिट्स होना चाहिए था, अराउंड 3 गीगाबिट्स पर सेकंड डाउनलिंक और 1.5 गीगाबिट्स पर सेकंड के आसपास आपको मिल जाता था। और LTE में एडिशनल फीचर्स थे कैरियर एग्रीगेशन, कोऑर्डिनेट मल्टी पॉइंट एक्सेस पॉइंट, नैरो बैंड IoT, डिवाइस टू डिवाइस, व्हीकुलर टू X, ये सब कम्युनिकेशन एडिशनल फीचर्स थे LTE में जो पहले स्टैंडर्ड्स में पॉसिबल नहीं थे। उसके बाद आता है 5G NR। 5G NR से मेरा तात्पर्य न्यू रेडियो है, NR का मतलब न्यू रेडियो है। इसमें स्केलेबल बैंडविड्थ, स्केलेबल सब कैरियर स्पेसिंग का फीचर था जिसकी वजह से डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे IoT एप्लीकेशन, हायर डेटा रेट एप्लीकेशन, LTE-M एप्लीकेशन, सॉर्ट ऑफ सपोर्ट मशीन एप्लीकेशंस भी आप सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि इसमें जो मैंने पहले भी बताया है इसमें 3 वर्टिकल्स से इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। तो इसमें जो फीचर्स थे वो मोबाइल ब्रॉडबैंड के अलावा डिवाइस कनेक्टिविटी, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, व्हीकुलर कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटीज वगैरह के भी फीचर्स हैं। इसकी वजह से इसमें स्केलेबल सब कैरियर स्पेसिंग का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें मिलीमीटर वेव मैसिव माइमो का भी फीचर्स थे। तो मैसिव माइमो को इतनी हद तक इसमें एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ है, हमें लगता है कि 6G सिस्टम में मैसिव माइमो का एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होगा, लेकिन 5G सिस्टम से उतना हद तक मैसिव माइमो का एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ है। और इसमें 5 गीगाबिट्स पर सेकंड डाउनलिंक एस्टिमेटेड टू इंक्रीज इन 50 गीगाबिट्स पर सेकंड। इन सब्सिक्वेंट रिलीजेस में और एडिशनल फीचर्स में ऐड होंगे और इसका डेटा रेट आपको 50 गीगाबिट्स पर सेकंड तक मिल सकता है। ये विजन है, मोर और लेस आपको LTE से बेटर ही डेटा रेट मिलेगा, लेकिन 50 गीगाबिट्स पर सेकंड इस सॉर्ट ऑफ हायर थ्रेशोल्ड है। तो ये संक्षेप में मैंने एवोल्यूशन बताया है वाईफाई स्टैंडर्ड्स का और सेलुलर स्टैंडर्ड्स का। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं 1G से 5G तक जो इवोल्यूशन हुआ है सेलुलर स्टैंडर्ड्स का, खासकर टेक्नोलॉजीज में क्या चेंजेस आई हैं, क्या फीचर्स थे जो 1G में हैं थे जो 2G में नहीं थे, 2G में क्या अपग्रेडेशन हुआ था 1G के मुकाबले, और 3G में क्या अपग्रेडेशन हुआ 2G के मुकाबले, और 4G में क्या अपग्रेडेशन हुआ 3G के मुकाबले। ये सब हम संक्षेप में आगे जाके और पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ सेलुलर फोन, अगर आप देखोगे साइज सेलुलर फोन की छोटी होते जा रही है, और जो पहले एंटीना प्रोट्रूडिंग होता था अब पैच एंटीना की मदद से वो इनबिल्ट होने लग गया है। और इसके अलावा जैसे आप पहले के सेलुलर फोन्स बहुत कम फ्रिक्वेंसी बैंड्स को सपोर्ट करते थे, आजकल के सेलुलर फोन देखोगे लार्ज नंबर फ्रिक्वेंसी बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। सेम सेलुलर फोन में आप मल्टीपल रेडियोस का प्रयोग कर सकते हो। एक तो आपका वाईफाई भी सेम सेलुलर फोन में चल जाता है, सेलुलर बेसिकली जो मोबाइल डेटा है कॉलिंग वगैरह। उसके बाद आपका ब्लूटूथ, GPS, कुछ फ़ोन में NFC भी रहते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कुछ फ़ोन में IR भी रहते हैं। इसके अलावा भी और थोड़े बहुत एडिशनल कनेक्टिविटी ये रहते हैं, जिसकी वजह से आप इतने डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांसमीटर से रिसीवर्स को आप सपोर्ट कर सकते हो एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो देखोगे आजकल के मोबाइल फ़ोन में काफ़ी एडिशनल फीचर्स थे जो पहले के मोबाइल फ़ोन में मुमकिन नहीं थे। और इसके अलावा आजकल मोबाइल फ़ोन पे प्रोसेसर्स की स्पीड भी ज़्यादा होती है, रैम भी ज़्यादा होते हैं, डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये कनेक्टिविटी, इसका बेसिकली जो डेवलपमेंट हुआ है लास्ट के कुछ 20 सालों में सेलुलर फ़ोन में, सॉर्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ सेलुलर फोन्स, हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि किस तरह से फर्स्ट जनरेशन आया था, फिर किस तरह सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और क्या क्या फीचर्स थे ये डिफरेंट सेलुलर स्टैंडर्ड्स के। तो चलिए आरंभ करते हैं फर्स्ट जनरेशन के से। तो फर्स्ट जनरेशन जो लॉन्च हुआ था मिड 1980s में लॉन्च हुआ था, और जापान में इसमें निप्पॉन टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी के नाम से जाना जाता था, NTT, निप्पॉन टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी, NTT डोकोमो का नाम आपने सुना होगा, तो बेसिकली वहीं से ये आया है। और उसके बाद यूरोप NMT, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी, खासकर नॉर्डिक कंट्रीज में काफ़ी वैलिड था ये, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन 1981 में। और यूके में से कहा था टैक्स टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और यूएस में से कहा था एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम, एम्प्स, और ये AT&T द्वारा लॉन्च किया गया था 1983 के आसपास।
और ये प्राइमरी जो बेस था वो एफडीएमए एनालॉग एफएम पे बेस था। एफडीएमए से मेरा तात्पर्य फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आया ना, जिससे हम एनालॉग एफएम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक यूजर को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया था, 50 किलोहर्ट्ज का बैंड दिया गया था, ताकि उसमें वो ट्रांसमिट रिसीव कर सके। तो इसलिए एनालॉग, ये प्राइमरीली एनालॉग सिस्टम था। जैसे मैंने बताया, ये एनालॉग एफएम पे बेस्ड था, एनालॉग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड था, और हर एक यूजर को 30 किलोहर्ट्ज का बैंड दिया गया था, उसमें वो ट्रांसमिट रिसीव कर सकता था। और इट वॉज प्राइमरली फॉर वॉइस ट्रैफिक ओनली। इसमें कोई डेटा की सुविधा नहीं थी, ये सिर्फ वॉइस के लिए था। लेकिन ये उस समय का, अगर आप उस समय की वातावरण को समझे और उस समय के हाल को समझे, 1979 ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आप एक मोबाइल द्वारा दूसरे बंदे को आप कॉल कर सकते हो। 1973 मार्टिन कूपर ने टीम एट मोटोरोला बिल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड फर्स्ट सेलुलर फोन, जिसे डायनाटैक टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी जो ये सब कुछ कॉस्ट और फीचर्स है, 50 सेंट्स पर कॉल थी, काफ़ी महंगी भी थी उस ज़माने में। और ये पहला मोबाइल फ़ोन था, तो ऑब्वियसली बात, इसमें कुछ बहुत कम फीचर्स थे और इसमें स्टोरेज बहुत कम थी, मेमोरी फॉर 30 नंबर, 20 मिनट्स ऑफ कॉल टाइम, एंड बहुत सारे ये सब फीचर्स थे। बट ये ऑल्दो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड था, ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था। इसमें रोमिंग के बहुत इशूज़ थे, इससे स्टोरेज के इशूज़ थे, इस पर कॉस्ट का इशूज़ था, ये काफ़ी बल्कि भी था, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड था, ये एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग था, जहाँ से आगे के सेलुलर स्टैंडर्ड्स के लिए राह बन गई। और तो पोर्टेबल फर्स्ट यूज्ड इन कार, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो ये भी इस तरह का, अगर देखो जनरली कार में इसको कैरी नहीं कर सकते थे, ये कार में जनरली इसका डिप्लॉयमेंट होता था। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन। तो इंडिया के अगर संदर्भ में मैं बात करूं, तो इंडिया में जनरली फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फोन्स आए नहीं थे, और इंडिया जनरली सेकेंड जनरेशन मोबाइल फोन से ही इंडिया में बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हुआ। और सेकेंड जनरेशन जो आया था वो अर्ली 1990s में आया था, जिसे हमने इंडिया में खासकर जीएसएम के नाम से जाना जाता था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और ये जो बेस था वो टीडीएमए एफडीडी पे बेस्ड था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस से मेरा तात्पर्य है कि हर एक यूजर को डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया गया था ट्रांसमिशन के लिए। और एफडीडी से मेरा तात्पर्य, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य है कि अपलिंक और डाउनलिंक जो कम्युनिकेशन होता है, अपलिंक से मेरा ये है कि मोबाइल फोन, समझिए मोबाइल फोन है, ये एक मोबाइल फोन है और ये एक बेस स्टेशन है। तो ये अपलिंक जो ट्रांसमिशन होता है मोबाइल फोन से बेस स्टेशन को हम अपलिंक कहते हैं, और बेस स्टेशन से मोबाइल फोन को हम डाउनलिंक कहते हैं। कोई कोई लोग इसे फॉरवर्ड लिंक, रिवर्स लिंक भी कहते हैं। अपलिंक को फॉरवर्ड लिंक, अपलिंक को रिवर्स लिंक, और बेस स्टेशन फॉरवर्ड लिंक भी कहते हैं। बट हम लोग इसमें ये नॉमेनक्लेचर यूज़ करेंगे कि मोबाइल फ़ोन से बेस स्टेशन तक ये बीटीएस है, और ये सेलुलर फ़ोन है, या तो मोबाइल सब्सक्राइबर कोई भी कहते हैं, और यूज़र इक्विपमेंट भी कहा जाता है। बहुत लोग इसको अलग अलग टर्म से जानते हैं, यूज़र इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल स्टेशन, सेलुलर फ़ोन। और डाउनलिंक से मेरा तात्पर्य बेस स्टेशन से मोबाइल फ़ोन की तरफ है। तो ये दोनों का सेग्रीगेशन जो होता है, डुप्लेक्सिंग जो होता है, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है बेसिकली, फर्स्ट खासकर 2G स्टैंडर्ड में फ्रीक्वेंसी डुप्लेक्सिंग, यानी हर एक अपलिंक और डाउनलिंक को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है ट्रांसमिशन रिसेप्शन के लिए, ताकि उसमें कोई इंटरफ्रेंस ना हो। तो 2G सिस्टम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग किया गया था अपलिंक और डाउनलिंक ट्रांसमिशन को सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि आप बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन मेंटेन कर सके, ताकि एक समय में आप फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कर सके, ताकि एक समय में आप ट्रांसमिट भी कर सके और रिसीव भी कर सके, ताकि आप बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सेम टाइम में कर सके। इसलिए हम इसे फुल डुप्लेक्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और GMS के था इसमें मॉड्यूलेशन स्कीम, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट की, ये एक पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट
कीइंग। ये बेसिकली गॉसियन फिल्टर प्रयोग किया जाता है मिनिमम शिफ्ट कीइंग में, इसलिए इसे कंटिन्यूअस फेज शिफ्ट कीइंग भी कहा जाता है। और ऑफसेट क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का भी एक वेरिएशन है, जिसके बारे में विस्तार में हमने पहले भी पढ़ा है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में। और इसका बैंड जो ऑपरेशन है वो 800 to 900 मेगाहर्ट्ज के आसपास है। नॉर्थ अमेरिका में इसका डिफरेंट वेरिएशंस था। इसमें इंटरिम स्टैंडर्ड 54/156 का प्रयोग हो जाता था, और इसे डिजिटल एम्स के नाम से भी जाना जाता था, डिजिटल एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम। तो फर्स्ट जनरेशन में जो था वो एनालॉग सिस्टम था, और सेकेंड जनरेशन में जो सिस्टम था वो था डिजिटल सिस्टम, डिजिटल एडवांस फोनिक सिस्टम यूएस में, और यूरोप वगैरह में जीएसएम के नाम से जाना जाता था। और इंटरिम स्टैंडर्ड 95 यूएस में दो स्टैंडर्ड थे, जिसे इंटरिम स्टैंडर्ड 54 या /136 या इंटरिम स्टैंडर्ड 95 जो टीडीएमए एंड सीडीएमए बेस्ड था। तो यूएस में दो टाइप के 2G स्टैंडर्ड थे, एक इंटरिम स्टैंडर्ड 136 और इंटरिम स्टैंडर्ड 95। इंटरिम स्टैंडर्ड 136 जिसे हम डिजिटल एम्स के नाम से जानते हैं, डिजिटल एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम, और सेकंड जो था इंटरिम स्टैंडर्ड 95 जिसे हम TDMA/CDMA के नाम से जानते हैं। और जापान में जो स्टैंडर्ड 2G स्टैंडर्ड उसे पर्सनल डिजिटल सेलुलर के नाम से जाना जाता था, पर्सनल डिजिटल सेलुलर। ओके, इट वाज डेवलप्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। ये प्राइमरली वॉइस कम्युनिकेशन को डेवलप किया था, लेकिन इसमें एडिशनल फीचर जो थे वो SMS और डेटा के थे। यूजेस डिजिटल मॉड्यूलेशन, तो लो डेटा रेट्स ऑफ 9.6 किलोबिट्स पर सेकंड। इसमें वेरी लो डेटा रेट अराउंड 9.6 किलोबिट्स पर सेकंड का प्रावधान था, इसलिए आपको डेटा रेट ज़्यादा मिलता नहीं था। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि डेटा की काफ़ी आवश्यकता है, इसलिए इसमें दो एनहांसमेंट है जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक GPRS जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट डेटा रेट मिलता था, और एक एज। GPRS से मेरा तात्पर्य जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है, और एज से इनहांस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, जिसकी वजह से आपको 200-300 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास आपको डेटा मिल जाता था GSM सिस्टम में। तो ये ब्रीफली मैंने 2G स्टैंडर्ड को समझाने का प्रयत्न किया है। तो अगर मैं डिटेल में थोड़ा जाऊं, FDMA TDMA सिस्टम को समझने का प्रयत्न करूं, जिसका प्रयोग 2G सिस्टम्स में हुआ था, TDMA प्लस FDMA। तो इससे मेरा बोलने का तात्पर्य है, पहले आप सेग्रीगेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते थे यूजर्स का, उसके बाद आप एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल टाइम स्लॉट्स में आप डिवाइड करते थे। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, समझिए आपके पास टोटल बैंडविड्थ 25 मेगाहर्ट्ज है, और आप हर एक यूजर को 200 किलोहर्ट्ज देना चाहते हैं, तो उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। समझिए आपका टोटल बैंडविड्थ 25 मेगाहर्ट्ज है, और हर एक यूजर को आप 200 किलोहर्ट्ज दे रहे हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर सेग्रीगेट करेंगे तो नंबर ऑफ चैनल्स कितना कर सकते हैं, 25 × 10⁶ 10⁻3, तो आपको अराउंड 125 के आसपास आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, हर एक बैंड को, जो 200 किलोहर्ट्ज के बैंड है, उसको फिर 8 टाइम स्लॉट्स में आप सेग्रीगेट कर सकते हो। एंड टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आप सपोर्ट कर सकते हो इक्वल टू 125 × 8 इक्वल टू 1000। तो इसकी बदौलत आप क्या कर रहे थे, जो नंबर ऑफ यूजर्स को आप सपोर्ट कर सकते थे, पहले आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ चैनल्स में, तो नंबर ऑफ चैनल्स आपको मिल रहे थे 125। फिर 125 को आप फिर से हर एक चैनल को बेसिकली 8 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे थे, इसके टोटल नंबर ऑफ यूजर आपको सपोर्ट कर सकते 1000। लेकिन ये 1000 नंबर भी काफी कम था, इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज का प्रयोग हुआ था। अगर आपको कोई बड़ी सिटी वगैरह कवर करनी है तो आप बेसिकली 100 चैनल्स की मदद से आप नहीं कर सकते, 1000 चैनल की मदद से आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स थ्योरेटिकली सपोर्ट कर सकते थे 1000। लेकिन जैसे दिल्ली जैसी शहर, या मुंबई जैसी शहर, या कलकत्ता, बैंगलोर, उसमें आप 1000 नंबर ऑफ चैनल्स और नंबर ऑफ यूजर्स थ्योरेटिकली उतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का प्रयोग करके लाखों यूजर्स को सपोर्ट कर सकता था। इसलिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का काफी महत्वपूर्ण योगदान था ये 2G स्टैंडर्ड में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को आप सपोर्ट कर सके। जैसे मैंने बताया, हर एक यूजर को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया जाता था, ट्रांसमिशन रिसेप्शन के लिए, ताकि यूजर्स के बीच में कोई इंटरफ्रेंस ना हो। और ये जैसे मैंने बताया, ये दो तरह के डिवीजन से काम करता है, FDMA प्लस TDMA। पहले बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में डिवाइड किया गया था, हर एक स्लॉट 200 किलोहर्ट्ज का था, और फिर से 200 किलोहर्ट्ज को जो है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया था। इसमें मैक्सिमम 8 टाइम स्लॉट्स में आपने डिवाइड किया था। टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन सपोर्ट इज 1000। इन 1000 काफी कम छोटा नंबर है, इसलिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का प्रयोग करके हम लाखों यूजर्स को सपोर्ट कर सकते थे 2G स्टैंडर्ड में। तो मच बेटर यूज ऑफ
लिमिटेड स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी में भी डिवाइड कर रहे हो, फिर टाइम में भी डिवाइड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो। और नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड बाय द टाइम स्लॉट्स अवेलेबल, तो नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स के बेसिस पे आप, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम स्लॉट का अगर उपयोग करोगे तो सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आता था, टाइम सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आता था। अगर कम टाइम स्लॉट का प्रयोग करते तो आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करते थे स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज का। तो ये ट्रेड ऑफ था जीएसएम सिस्टम। लेकिन जीएसएम सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था, अगर आपको ज्ञात होगा, खासकर इंडिया के संदर्भ में अगर मैं बोलूँ तो उसने सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन ले आया था जीएसएम स्टैंडर्ड ने। और जीएसएम की वजह से बहुत लोगों में कनेक्टिविटी, खासकर शहरों में और गाँव और कुछ टाउन्स और गाँवों में भी काफ़ी कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आया था। तो 2G स्टैंडर्ड काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड था इंडिया और भारत और विभिन्न देशों के संदर्भ में। और जो प्राइमरी फीचर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें एफडीएम प्लस टीडीएम का प्रयोग होता था, इसमें गॉसियन मिनिमम शिफ्ट का मॉड्यूलेशन स्कीम का प्रयोग होता था, और इसके अलावा जो इसमें एफडीटी का प्रयोग होता था अपलिंक और डाउनलिंक के लिए। ठीक, तो एक बहुत ही बेसिक आर्किटेक्चर है जीएसएम का। और जैसे ये मोबाइल इक्विपमेंट है, यहाँ पर एमई के नाम से यहाँ सिम कार्ड है, आप सिम कार्ड मोबाइल इक्विपमेंट में डालते थे। और इसमें बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो बीटीएस हम कहते हैं अभी भी, इसे आजकल के स्टैंडर्ड में ई नोड बी या जी नोड बी के नाम से जाना था, एनहांस नोड बेस स्टेशन और गीगाबिट नोड बेस स्टेशन, वो पहले कनेक्ट हुआ बेस स्विचिंग सेंटर से। इसे बेस स्टेशन सब सिस्टम के नाम से जानते थे, जो कंबाइन करता था बीटीएस और बीएससी। तो मल्टीपल बेस स्टेशन एक बेस स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट करते थे। फिर वो बेस स्विचिंग सेंटर जो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट होता था, एमएससी। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर में नंबर ऑफ ब्लॉक्स, एक ऑथेंटिकेशन सेंटर होता था, एक विजिटर लोकल रजिस्टर, एक होम लोकल रजिस्टर। तो उस समय आजकल के ज़माने में तो आप देखोगे रोमिंग वगैरह काफ़ी इजी है। आप यहाँ से अगर दिल्ली से अगर मुंबई जाते हो, या दिल्ली से कलकत्ता जाते हो, हैदराबाद जाते हो, बैंगलोर जाते हो, चेन्नई जाते हो या चंडीगढ़ जाते हो, तो आपको रोमिंग के लिए कोई इतनी, क्योंकि पैन इंडिया रोमिंग है, सब ऑपरेटर जनरली पैन इंडिया रोमिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब 2G सिस्टम्स लॉन्च हुआ था तो आपको रोमिंग की फैसिलिटी अवेल करनी पड़ती थी। तो बेसिकली होम लोकेशन रजिस्टर से मेरा तात्पर्य है कि आप जहां पर आपका सिम कार्ड आपने खरीदा और आपका जहां पर आप लोकेटेड है, उससे आप होम लोकेशन रजिस्टर करते थे। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो अगर मैं दिल्ली में लोकेटेड हूं तो इसे होम लोकेशन रजिस्टर में मेरा मोबाइल फोन रजिस्टर होता था। अगर समझे मैंने यहाँ से मुंबई गया, कलकत्ता गया, तो वहाँ पर जब मैं मोबाइल लेके जाता था, वहाँ पर जो मेरा इन्फॉर्मेशन एक्सेस होता था वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर में रजिस्टर होता था। तो इसके बेसिस पे रोमिंग चार्जेस वगैरह आपके अकाउंट में लगते थे। तो ये एक बेसिकली बहुत कन्वेंशनल नेटवर्क था, रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ नेटवर्क था, क्योंकि इसकी वजह से आप कॉल कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी दोनों आप इसमें पा सकते थे। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है जीएसएम का। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जीएसएम के अंदर भी बहुत सारे किस तरह सिग्नल सिस्टम काम करते हैं, कनेक्टिविटी किस तरह से होती है बेस स्टेशन और बेस स्विचिंग सेंटर में, बेस स्विचिंग सेंटर मोबाइल स्विचिंग सेंटर से किस तरह कनेक्ट करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर किस तरह से ऑथेंटिकेशन करता है, किस तरह से चेक करता है यूजर होम लोकेशन रजिस्टर का है कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर का है, किस तरह से रोमिंग फैसिलिटी एक्टिवेट वगैरह करता है, वो काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक जीएसएम का। और अगर मैं जीएसएम सिस्टम का फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे मैंने बताया इसमें 8 टाइम स्लॉट्स होते थे। आप देखोगे यहाँ 8 टाइम स्लॉट्स है, और हर एक टाइम स्लॉट में अगर आप देखोगे तो 156.25 बिट्स थे। तो बेसिकली क्योंकि 4 बिट्स मिला के हर एक टाइम्स 4 एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया जाता था, इसलिए इसको 0.25 है, तो इसलिए मैंने 0.25 के। तो इसमें टेल बिट भी होता था, कोडेड बिट, स्टीलिंग फ्लैग, मिड एम्बल, स्टीलिंग फ्लैग, कोडेड बिट, टेल बिट एंड गन। सो कोडेड बिट जो होता था, वो कोडेड डेटा जो होता था वो एक्चुअल डेटा होता था। उसके अलावा इसमें हेडर वगैरह का भी प्रयोग होता है ताकि आपका जो मैसेज है वो रिसीवर पर आराम से डिटेक्ट कर सके। तो हर एक टाइम स्लॉट्स में 156.25, तो 8 टाइम स्लॉट्स और एक फ्रेम को 8 टाइम स्लॉट और 26 फ्रेम मिला के एक मल्टी फ्रेम बनता था, और 51 मल्टी फ्रेम मिला के एक सुपर फ्रेम बनता था जो 6.12 सेकेंड्स में भेजा जाता था। तो ये एक सॉर्ट ऑफ जीएसएम का फ्रेम स्ट्रक्चर है, बिट से लेके सुपर फ्रेम तक। तो पहले बिट लेवल पर देखेंगे 156.25 बिट्स, उसके बाद हम फ्रेम लेवल पर देखते हैं कि हर एक फ्रेम में 8 टाइम स्लॉट्स होते थे, फिर हर 26 फ्रेम मिला के एक मल्टी फ्रेम बनता था, और 51 मल्टी फ्रेम मिला के एक सुपर फ्रेम बनता था, और हर एक 8 टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन होता था 4.615 मिली सेकेंड्स होता था। तो ये पूरे 156 जो बिट्स है पूरे इसमें डेटा नहीं होते, उसमें हेडर्स भी रहते थे, कोडेड डेटा भी होता था, और गार्ड पीरियड वगैरह भी होते थे, ताकि आपका डेटा आराम से रिसीवर पे डिकोड हो सके और कोई इंटरफ्रेम इंटरफ्रेंस ना हो, इसलिए गार्ड पीरियड का भी इसमें प्रयोग किया जाता था। तो एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है 2G जीएसएम स्टैंडर्ड का। अब हम समझते हैं थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड। थर्ड जनरेशन जो आया था वो अर्ली 2000 के आसपास में आया था,
और इवोल्यूशन ऑफ 2G विथ इन्हांस डेटा रेट, क्योंकि उस समय तक ये समझ सके थे हम कि भाई डेटा ही नया सॉर्ट ऑफ आगे जाके डेटा के उपयोग ज़्यादा होने वाला है। वॉइस कनेक्टिविटी एक हद तक गुड है, लेकिन लोगों में डेटा का काफ़ी अट्रैक्शन था, तो डेटा के इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड का में शोध स्टार्ट हुई थी। और टू मेजर स्टैंडर्ड इसमें CDMA 2000 एंड UMTS। CDMA 2000 जो था वो अपग्रेडेड वर्जन था IS 95 का। अपग्रेडेड वर्जन था इंटरिम, इसलिए इसमें CDMA का प्रयोग किया गया था, CDMA 2000। और UMTS जो था यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम, वो GSM का अपग्रेडेड वर्जन था। GSM का अगर मैं बात करूं या IS 136 या PDC, तो ये UMT दो तरह के स्टैंडर्ड थे, एक CDMA 2000 जो अपग्रेडेड वर्जन था और इंप्रूव्ड वर्जन था IS 95 का, और एक था UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम जो इंप्रूव्ड वर्जन था GSM का, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन का, या तो इंटरिम स्टैंडर्ड 136 का, या तो पर्सनल डिजिटल सेलुलर का। और इसमें अगर देखोगे डाउनलिंक रेट आपको 2 मेगाबिट्स पर सेकंड के आसपास मिलती थी और अपलिंक 200 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास मिलती थी। और इसमें जो एडिशनल सपोर्ट होता था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी वजह से आप इंटरनेट द्वारा कॉल कर सकते थे, पैकेट ट्रांसमिशन वगैरह कर सकते थे। इसमें मोबाइल टीवी का भी प्रावधान था, और इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका आजकल काफ़ी हद तक प्रयोग हो जाता है रूट देखने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए, ट्रैफिक में कंजेशन है कि नहीं, कौन सा ऑप्टिमल रूट है, आप ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी इसका उपयोग होता है। तो ये बेसिकली 3G सिस्टम से इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में ये मोबाइल में आने लग गया था, और इसकी वजह से आप रूट, ऑप्टिमल रूट वगैरह आराम से पता लगा सकते थे। डिजाइन टू ऑपरेट विद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टू 2G, सो इट वाज डिजाइन टू ऑपरेट विद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टू 2G, ये 2G से बैकवर्ड कंपैटिबल था। और इसके वैरायटी ऑफ फोन्स थे, वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स थे, फोन्स, डोंगल्स और टैबलेट्स। फोन में भी पाया, डोंगल भी पाया, जिसको आप लैपटॉप पे लगा के आप लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी ला सकते थे, और टैबलेट भी जो बेसिकली टैब्स वगैरह जो उस समय भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे, उसमें भी आप 3G कनेक्टिविटी एक डोंगल द्वारा प्राप्त या सिम कार्ड द्वारा प्राप्त कर सकते थे। तो ये सब थर्ड जनरेशन के थोड़े फीचर्स थे। और जैसे मैंने बताया, इसमें जो प्रयोग होता था वो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का होता था। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस से मेरा तात्पर्य ये है, इसको हमने पहले भी एडवांस टॉपिक वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है। इसमें जो यूजर का सेग्रीगेशन होता था वो होता था कोड द्वारा। हर एक यूजर को एक कोड प्रदान किया गया जाता था, जिसकी वजह से एक यूजर दूसरे यूजर से भिन्न कराया जाता था। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर इसमें था, हर एक यूजर एक सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता था, लेकिन कोड द्वारा उसका सेग्रीगेशन होता और उसका डिटेक्शन होता था। मल्टीप्लाई यूजर विद नोन कोड सो दैट मल्टीपल यूजर कैन कोएग्जिस्ट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। तो इसमें मेजर फीचर यह था, ये काफ़ी स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है, क्योंकि आप सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में डेटा भेज रहे थे। जो सेग्रीगेशन हो रहा था यूजर्स के बीच में वो कोड द्वारा होता। कम्प्लेक्स बट सपोर्ट्स हाई नंबर ऑफ यूजर्स विद एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम। ये एक थोड़ा कम्प्लेक्स स्टैंडर्ड था, लेकिन ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स सपोर्ट कर सकता था क्योंकि ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट था। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ नहीं। खासकर इंडिया के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 3G स्टैंडर्ड इतना पॉपुलर हुआ नहीं था। इसमें जो मेजर ड्रॉबैक्स थे मैं संक्षेप में जाऊंगा। एक तो मेजर ड्रॉबैक था इसमें नियर फार प्रॉब्लम वाला, और SNR डिग्रेडेशन विद लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। SNR with large number of users। तो नियर फार प्रॉब्लम से मेरा तात्पर्य यह है कि बेसिकली जो नियर यूजर्स थे, क्योंकि ये इसमें पावर लोकेशन किया जाता था कि अगर फार यूजर से ज़्यादा पावर दिए जाते थे और नियर यूजर से कम पावर दी जाती थी, क्योंकि इसमें सूडो रैंडम कोड्स का प्रयोग किया था, तो नियर यूजर के पावर सैचुरेशन होने का खतरा रहता था। तो ये पावर ऑप्टिमाइजेशन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते थे वो एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता था थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में। उसके अलावा SNR डिग्रेडेशन भी होती थी, क्योंकि एज नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजिंग, तो SNR से मेरा तात्पर्य यह है सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर प्लस इंटरफ्रेंस पावर। ये सिग्नल पावर है, ये नॉइस पावर है और इंटरफ्रेंस पावर है। और इंटरफ्रेंस पावर जो समेशन ऑफ ऑल द यूजर्स है। अगर समझिए के यूजर्स है तो इसकी वजह से, लेकिन जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो इंटरफ्रेंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी और SNR की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी,
क्योंकि ये सब कोड सूडो ऑर्थोगोनल थे, तो स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल नहीं होने की वजह से एसएनआर में डिग्रेडेशन आता था और परफॉर्मेंस में भी डिग्रेडेशन आता था। इसकी जो इसमें इसलिए हम कहते हैं इसमें सॉफ्ट कैपेसिटी लिमिट थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, और इसके अलावा ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, क्योंकि सूडो रैंडम कोड्स का इसमें वॉल शॉर्टमेट कोड, सूडो रैंडम लॉन्ग कोड, सॉफ्ट कोड्स का प्रयोग होता था। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड था, इसकी वजह से इसके इंप्लीमेंटेशन में भी काफ़ी इश्यूज आते थे, इसलिए ये इतना पॉपुलर हुआ नहीं था। तो अगर मैं वाइड बैंड CDMA के आर्किटेक्चर की बात करूं, जो बेसिकली UMTS का सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, तो इसमें यूजर इक्विपमेंट देखोगे, इसमें जैसे इसमें डेटा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान था। इसमें डेटा ओनली का फीचर था, डेटा एंड वॉइस ओनली, क्योंकि ये 2G कंपैटिबल सिस्टम था। इसमें मतलब ये बैकवर्ड कंपैटिबल था 2G से। तो ये GSM, अगर मैं बात करूँ डेटा की बात करूँ, तो वाइड बैंड CDMA का प्रयोग कर सकते थे। अगर आपको वॉइस और डेटा सर्किट स्विचिंग का प्रयोग है तो GSM, या फिर वॉइस के लिए आप GSM का प्रयोग कर सकते थे। और जैसे मैंने बताया, इसमें जो बेस स्टेशन का उसे नोड B कहा जाता था, और ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क था। बेसिकली बेस स्टेशन के द्वारा आप किस तरह से यूजर्स को एक्सेस प्रदान कर सकते हो। उसके अलावा पैकेट डेटा नेटवर्क एंड पब्लिक डेटा नेटवर्क, मीडियम स्विचिंग एंड कोर नेटवर्क। सो कोर नेटवर्क बेसिकली ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका कोर नेटवर्क पार्ट था। तो इसमें आप सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स थे वाइड बैंड CDMA के एज कंपेयर टू 2G सिस्टम। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो फीचर था, इसमें डेटा रेट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते थे एज कंपेयर टू 2G सिस्टम। और इसके अलावा इसमें GPS का प्रयोग आप कर सकते थे, मोबाइल TV का प्रयोग कर सकते थे, और ऑब्वियसली और एडिशनल फीचर्स थे जो 2G सिस्टम में मौजूद नहीं थे। हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड नहीं बन पाया ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। तो अगर मैं 3GPP रिलीजेस की बात करूं, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो बेसिकली डिफरेंट अपग्रेडेशन लाता है डिफरेंट स्टैंडर्ड में। तो ये पहला जो रिलीज 99 वो आया था 3G UMTS, थर्ड जनरेशन स्टैंडर्ड। UMTS मैं पहले बता चुका हूँ, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम, वो रिलीज 99 के नाम से जानते हैं। और रिलीज 4 UMTS ऑल IP कोर, सो ऑल IP कोर को रिलीज 4 यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम, ऑल इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कोर। उसके बाद आया रिलीज 5 IMS इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया सिस्टम, उसमें हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। फिर रिलीज 5 2004 के आसपास, 2001, 2002, 2004 हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, फिर मल्टीमीडिया सर्विसेज के एनहांसमेंट। उसके बाद आया रिलीज 7 हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस। उसके बाद आया रिलीज 8 LTE, जिसे हमने पहले भी देखा, 3.5G के नाम से बहुत लोग जानते हैं इसे। उसके बाद आया रिलीज 9। ये सब डिफरेंट रिलीजेस आते हैं अपग्रेडेशन ऑफ द सेलुलर स्टैंडर्ड्स के लिए। ये आता है LTE UMTS इंटरऑपरेबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं LTE और UMTS, तो थर्ड जनरेशन स्टैंडर्ड था। इनके बीच में किस तरह से एक दूसरे से इंटरऑपरेट कर सकें। उसके बाद आया रिलीज 10, वो जिसे हम ट्रू 4G स्टैंडर्ड कहते हैं, LTE एडवांस। ओके, उसके बाद हेटेरोजेनियस नेटवर्क कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट एक्सेस, ये LTE के डिफरेंट रिलीजेस है और अपग्रेडेशन है, जिसकी वजह से आपका डेटा रेट में और एडिशनल फीचर्स आपको और प्रदान की गई 4G स्टैंडर्ड में। तो हेटेरोजेनियस नेटवर्क, हेटनेट्स, कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट एक्सेस, जिसकी वजह से आप बेस स्टेशन एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आया कैरियर एग्रीगेशन। उसके बाद कैरियर एग्रीगेशन के बारे में संक्षेप में आगे जाके भी पढ़ेंगे। इसकी वजह से आप डिफरेंट कैरियर्स को एग्रीगेट करके एक यूजर को ज़्यादा डेटा रेट आप प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आया LTE अनलाइसेंस, LTE लाइसेंस असिस्टेड एक्सेस, LTE मशीन। ये डिफरेंट फॉर्मुलेशन से किस तरह से आप अनलाइसेंस बैंड का उपयोग करके LTE जो 4G स्टैंडर्ड है उसकी बैंडविड्थ में इंप्रूवमेंट ला सकते हो और डेटा रेट में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और LTE-M यानी LTE मशीन, बेसिकली आप LTE का प्रयोग करके किस तरह से मशीन कनेक्टिविटी को आप फैसिलिटेट कर सकते हो। उसके बाद आया रिलीज 14, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आया मिड 2017 रिलीज 14, इसमें बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ कंट्रोल एंड यूजर प्लेन फॉर इनहांस पैकेट कोर। तो ये बेसिकली किस तरह से आप यूजर प्लेन और कंट्रोल प्लेन को आप सेग्रीगेट कर सकते हो, उसमें कुछ फीचर्स इसमें एडिशन हुआ रिलीज 14 में। फिर रिलीज 15 में 5G फेज 1, जिसका न्यू रेडियो कहा जाता है,
ये फेज़ 1 के कुछ स्टैंडर्डाइजेशन पे रिलीजेस हुए हैं। उसके बाद रिलीज एंड ऑफ 2000 5G फेज़ 2, जिसे हमने URLLC का जो फेज़ 1 था वो बेसिकली जो ज़्यादा फोकस फेज़ 1 का जो था वो EMBB पे था, इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, और फेज़ 2 पे जो फोकस है वो अल्ट्रा लेवल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। कुछ फीचर्स फेज़ EMBB के भी थे लेकिन मेन फोकस अल्ट्रा लेवल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन का है। और रिलीज 2021 के आसपास 5G इनहांसमेंट, 5G में और क्या इनहांसमेंट आप ला सकते हो। ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजेस है। तो हमने अभी तक जो देखा है वो अभी तक यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम आगे जाके LT के बारे में पढ़ेंगे, 4G स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और संक्षेप में समझेंगे 4G स्टैंडर्ड्स किस तरह से 2G या फर्स्ट जनरेशन, 2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन स्टैंडर्ड से भिन्न